पाकिस्तान ने चोरी के बाद की सीना जोरी। डीजीएमओ लेवल की बातचीत में भारत ने उठाया बर्बरता का मुद्दा, तो पड़ोसी ने मांगे सीज फायर उल्लंघन के सबूत। पाकिस्तान की करतूत पर पूरे देश में गुस्सा आग बबूला है। शहीदों के परिवार वाले बेटियों ने की सिर के बदले सिर लाने की मांग। आम आदमी पार्टी में टूट के आसार, दबाव बनाने से भड़के कुमार विश्वास ने कहा, मैं माफी नहीं मांगूंगा। पार्टी की रीति नीति पर उठाए सवाल। अमित शाह ने केजरीवाल पर किए करारे वार, बगैर नाम लिए कहा, नेगेटिव सोच का और बहानेबाज कहा। मध्य प्रदेश में नए अंदाज में हुई कैबिनेट की बैठक, मुख्यमंत्री के फरमान पर टिफिन लेकर पहुंचे सभी मंत्री। और आमिर खान ने एक बार फिर अपने नए लुक से सबको चौंकाया। सुशांत के साथ पोस्ट की नाक छिदवाने वाली फोटो। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में दिख सकता है ये नया लुक। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। भारतीय जवानों की शहादत का एक लंबा सिलसिला है। जवानों के शवों से बर्बरता भी अब आम सी हो गई। हर बार कड़ी निंदा, कड़ी आलोचना। अब देश आपकी तरफ से निंदा के शब्द नहीं चाहता है। देश को आपकी कड़ी आलोचना भी नहीं चाहिए। सरकार और विपक्ष की तू मैं भी नहीं। बस इतना कीजिए कि देश की सीमा पर और देश के अंदर दोनों जगहों पर जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए। और यह बताइए कि जो आपने बार बार चीख करके कहा है उसमें क्या क्या किया है। हम बात आज की और पिछली सरकारों के वादों की, दोनों की कर रहे हैं। क्या सीमा सील कर दी गई? कितनी हुई है? चलिए इतना ही बता दीजिए। पाकिस्तान को आतंकवादी देश क्या घोषित कर दिया गया? क्या पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया है? क्या पाकिस्तान से हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है? ऐसे ही जाने कितने सवाल हैं जिनके जवाब का इंतजार है। अब जरा ताजा मामला देखिए। रविवार को पाकिस्तान आर्मी के चीफ कमर जावेद बाजवा ने एलओसी पर विजिट की। अपनी सेना से हर हालात से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा। भारत पर सीज फायर उल्लंघन का इल्जाम भी लगा दिया और कश्मीर की आजादी को सपोर्ट जारी रखने की बात भी दोहराई। फिर अगले ही दिन पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम का हमला, फिर भारत की जवाबी कार्रवाई और उसके बाद डीजीएमओ की बातचीत भी हुई। नतीजा लेकिन सिफर का सिफर है। देश के जवानों के साथ हुई बर्बरता के बाद देश के लोग गुस्से में हैं, नाराजगी बहुत ज्यादा है और उसी का नतीजा है कि सेना ने अपने जवानों का बदला पाकिस्तान के 10 सैनिकों को मारकर ले लिया। लेकिन इतने से बात नहीं बनने वाली है और बड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। सरहद के सिपाहियों का खून खौल रहा है। देश के लोगों का गुस्सा उबल रहा है। आपने कहा था कि वो एक मारेंगे, हम 100 मारेंगे। आज 125 को देशवासी आपसे पूछ रहे हैं मोदी जी कि आप सत्ता में 2.5 साल हो गए हैं और पाकिस्तान कब तक हमारे माँ के बच्चों को शहीद करता रहेगा? हर कोई जवानों से हुई बर्बरता का बदला लेने को बेताब दिख रहा है। हालांकि सेना ने पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है और उसके 2 पोस्टों को नेस्तनाबूद कर 10 सैनिकों को ढेर भी कर दिया है। लेकिन इतने से भी देश का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। हर कोई उसी सलूक की मांग कर रहा है जैसा कि पाकिस्तान ने देश के जवानों के साथ किया है। पाकिस्तान का वो छठी को दूसरा करे ताकि वो हमारी धरती माँ के ऊपर कोई ऐसा काम न करे। भारत की जो धरती माँ है, इन्हें वो सबूत पैदा किए हैं तो देश के नाम को रोशन करते हैं। पाकिस्तान को इसका कड़ा से कड़ा जवाब मिलना चाहिए। और आप देख रहे हो इस समय बॉर्डर पे, हम बॉर्डर पुंछ पे खड़े हैं जहाँ पे ये घटना हुई है। हम चाहेंगे पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जानकार बताते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान थोड़ा सहमा जरूर था, लेकिन उसकी फितरत नहीं बदली थी
और उसी का नतीजा है कि एक बार फिर उसने भारत की आन को ललकारा है। ऐसे में वक्त एक मुकम्मल कार्रवाई का है जिससे कि पाकिस्तान को करारा सबक मिल सके। तो ये जो सारी कार्रवाई है ये इसलिए हो रही है कि आपकी नीति है कमजोर। हमारे पे हमला होगा तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, ये बात गलत है। आपको स्ट्रेट अवे हमला करना चाहिए जहां से आपको थ्रेट आ रहा है। ये पहला मौका नहीं जब पाकिस्तान ने ऐसी कायराना हरकत की है। इससे पहले भी उसने 2016 में माछिल सेक्टर में मनदीप सिंह के शव के साथ बर्बरता की थी। यही नहीं, इससे पहले भी 2013 में शहीद हेमराज सिंह के शव के साथ क्रूरता की गई थी। हालांकि हर बार पाकिस्तान को इसकी कायरता का जवाब मिला है, लेकिन शायद वो कार्रवाई इतनी बड़ी नहीं होती जितना कि पाकिस्तान का गुनाह होता है। और यही वजह है कि वो हर बार बर्बर गुनाह करता है और हम सिर्फ जवाब देने की बात करते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान को कब करारा जवाब मिलेगा? अब यही सवाल हुकूमत से देश की जनता भी पूछ रही है। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। क्या है हमारी पाकिस्तान पॉलिसी, यही सब समझना चाहते हैं। हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से हम जवाब दे रहे हैं, कब तक हमारे जवानों की शहादत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। हालांकि जवाबी कार्रवाई हुई है और जवाबी कार्रवाई में हमने ज्यादा तादाद में उनके सैनिकों को मार गिराया, लेकिन सवाल यह कि यह हालात बदलते क्यों नहीं है। अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। सबसे पहले इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान है, रिटायर्ड ब्रिगेडियर सैमसन शराफ साहब, जो पाकिस्तान से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शराफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान साहब, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान साहब इस वक्त मेरे साथ हैं, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट के तौर पर। भास्कर बालाकृष्णन साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। ब्रिगेडियर डी.एन. वर्मा, आप भी रिटायर्ड हैं, ब्रिगेडियर डी.एन. वर्मा डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। और प्रणब झा कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे, वो इस वक्त मेरे साथ हैं। कुछ ही वक्त में बीजेपी के प्रतिनिधि भी मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले सैमसन साहब, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। जो कुछ हुआ सीमा पर वो सब आपकी जानकारी में है सर। डीजीएमओ लेवल की बातचीत हुई और नतीजा सिफर है, सबूत मांग लिए गए सर। सर, जो एक ट्रस्ट पैदा करने की बात होती है दोनों देशों के बीच, ऐसे ट्रस्ट कैसे पैदा हो सकेगा? ये ट्रस्ट कभी भी नहीं पैदा हो सकता जब तक कि भारत में एक्सट्रीम राइट की एक जंगी सोच है, एक जंगी जुनून है। जो कुछ भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे होता है या नहीं होता है, उसको इस नहज पर लाया जाता है इमोशनली कि पूरे भारत के चैनल्स एक तूफान और एक वावेला बर्पा कर देते हैं, चाहे उसका हकीकत से कोई राब्ता हो या नहीं हो। एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ। इससे पहले जो आपने डॉक्यूमेंट्री दिखाई कि लोगों को बिहेड किया गया, ये जिक्र आपने नहीं किया कि कारगिल में क्या हुआ। करण थापा की जो रिपोर्ट सर अभी पे रह लेते हैं सर, बिहेडिंग पे वो क्या थे। ये एक वन साइडेड आप लोग स्टोरी चलाते हैं अपने चैनल्स में और एक जंगी जुनून जो है उसको बर्बाद करते हैं। जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम दुश्मन के फौजी को जब वो मैदान जंग में गिर जाए, ख्वाह वो साथी हो, ख्वाह वो हमारा कैदी हो, ख्वाह उसकी जान जाए, उसको फिर हम अपना भाई सफर करते हैं। जिनीवा कन्वेंशंस के तहत भी यही पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज एक डिसिप्लिन्ड अफवाज है और हम ये सोच भी नहीं सकते ऐसे सर जो आरोप आप लगा रहे हैं ये आप समझा क्यों नहीं सके की जाए जो कि मैदान जंग में सर पड़ोसी नहीं बदले जाते। ये एक इम्पॉसिबिलिटी है। इस पे बड़े सख्त लॉज हैं पाकिस्तान में और बड़ा सख्त इसके ऊपर एक्शन लिया जाता है अगर सिपाही ऐसी हरकत करते हुए पाया जाए। और जहां तक बाजवा साहब का विजिट करने का है कश्मीर में और लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो सलाह पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज के उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वहां जाए और जाकर अपने जवानों से बात करें। और उसके अगले दिन ही अखज़ कर लेता है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। और उसके अगले दिन ही बॉर्डर एक्शन टीम का ये हमला हो जाए। नहीं, मुझे नहीं मालूम ये हमला हुआ भी है कि नहीं, क्योंकि डीजीएमओ की जो आपस में बातचीत की है उसमें भी इसको डिनाई किया गया है। ये एक छोटा सा ब्लैक स्वान ऑपरेशन किया गया पाकिस्तान को प्रेशर में लाने के लिए। इस तरह के पहले भी होते रहे हैं, जैसा आपने अपने डॉक्यूमेंट में कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान सहम गया। सर्जिकल स्ट्राइक तो हुई नहीं। और आप ये भी याद रखें कि आपके चैनल ने कितना वावेला मचाया, हमने कश्ती तो बोल दी, हफ्ते के बाद पता चला। चलिए आपकी मजबूरी है, ये आपकी मजबूरी है, मैं समझ सकता हूं, हम सब समझ सकते हैं।
ISI के एजेंट पकड़े गए हैं, एक चीज और जरा भारत ही की अदालतों ने साहब, उनको रिहा कर दिया है कि स्कूल के बच्चे हैं रिसेंटली वापस पाकिस्तान। सैमसन एक साहब, पागल आदमी को उस पर दरज देने भारत के चैनल, बाद में पता चला कि जी वो आदमी पागल है, तो कश्मीर सर और उस डिटेल में ताल्लुक ही नहीं। आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं सर, तो अक्सर हमने शायरों की जुबान से सुना है जब सियासतदान मुश्किल में होते हैं तो सीमा पर कुछ हलचल बढ़ा दी जाती है। नवाज शरीफ साहब पिछले कुछ वक्त से मुश्किलों में हैं, क्या ये उसका भी इफेक्ट हो सकता है? बिल्कुल उसका इफेक्ट है, और ये भारत जो है अब कर रहा है, क्योंकि भारत के दोस्त हैं। अभी रिसेंटली जनरल आए थे, अचानक ही पाकिस्तान। सर आप पाकिस्तान क्या कर रहा है ये बताइए ना, भारत क्या कर रहा है ये हम बता देंगे। जी जी सर पाकिस्तान क्या कर रहा है ये बताइए ना सर, कोई इफेक्ट हो सकता आप क्या कर रहे हैं दोनों देशों को करीब लाने के लिए, दोनों मुल्कों के बीच अमन बहाली के लिए आप क्या कर रहे हैं ये आप बताइए ना सर। हम ये चाह रहे हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान अमन हो, और जितने भी हमारे मसाइल हैं आपस के, उनको अमन में और मुज़ाकरात में हर तरीके से उनको। मुज़ाकरात के लिए तो सर आप तैयारी नहीं होते हैं। हमने पठानकोट के बाद आपको एक्सेस की इजाजत दी, आपकी जेईटी वहां से हिंदुस्तान आई और उसने आकर के यहां पर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन किया, और आप कुलभूषण जाधव के मामले में एक्सेस की इजाजत नहीं देते हैं, तो आप मुज़ाकरात की बात कैसे कर सकते हैं सर? इसलिए कि कुलभूषण यादव एक जासूस है, तो इंडिया और पाकिस्तान की आपस में तो दीजिएगा, काउंटर एक्सेस की इजाजत तो दीजिएगा। जासूसों का तस्करा नहीं है, और माजी में भारत ने भी पाकिस्तानी जासूस पकड़े हैं, तो पाकिस्तान के सफारत खाने पर एक्सेस नहीं दी गई है। वो तो एक जासूस था जिसने नेट पाकिस्तान खिलाया हुआ था, तो वो तो एक तरफा बात आप कर रहे हैं ना। जैसे आपने पहले कहा, अब टीवी का जो तर्जुमान आपके मुल्क के टीवी चैनल्स ने इस बात को उठाया कि अगर कुलभूषण जाधव एक जासूस है तो उससे जुड़े हुए सबूत इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर क्यों नहीं रखा जाता? अगर सबूत हैं आपके पास तो इंडियन टीम को जाकर के आप काउंटर एक्सेस की इजाजत क्यों नहीं दे देते? क्या परेशानी है? इसलिए कि वो जासूस है, जासूसों को एक्सेस दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती, कहीं भी। अब पूरी दुनिया में जब कोल्ड वॉर चल रही थी सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान जासूसों का होता था। आप एक एग्जांपल बता दें जहां पर जासूसों को काउंटर एक्सेस दी नहीं जाती। तो सर दोनों देशों के बीच हालात कैसे बदलेंगे फिर? हालात फिर बदलेंगे हम प्रधानमंत्री हमारे जब शपथ लेते हैं तो वहां से आपके प्रधानमंत्री को दावत देते हैं कि आप आइए हमारी ओथ सेरेमनी में शामिल होइए, अचानक हमारे पीएम नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। ये सारी कोशिशें इसीलिए हैं कि दोनों मुल्कों के बीच जो हालात हैं वो बेहतर किए जाएं। नहीं, ऐसे तो बेहतर नहीं हो सकते नहीं है। वो फॉरेन ऑफिस के थ्रू क्यों नहीं आते? वो जो एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उनके थ्रू क्यों नहीं आते? ये क्यों एक तासर देते हैं कि ये 1 to 1 ये जाती ताल्लुकात हैं जिसके जरिए ये सब कुछ हो रहा है? जब तक ये रहेगा पाकिस्तान में रेजिस्टेंस रहेगा। हम तो ये चाहते हैं कि अमन हो, क्योंकि हमारे मुल्क हम एक शिद्दत पसंदी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। हम इस चीज के मुतहम्मल नहीं हो सकते कि इस जंग के दौरान जबकि हमें फतवाहत मिल रही हैं, हम अपना भारत के साथ भी बॉर्डर को अभी रिसेंटली अफगानिस्तान में वाकया हुआ है, हमारी आला क़यादत फौरन पहुंची है। ईरान के बॉर्डर पे एक वाकया हुआ है, फौरन पाकिस्तान की सियासी और मिलिट्री क़यादत ने ईरान के साथ राब्ता किया है। हालांकि हम अच्छी तरीके से समझ कि किस तरीके से पाकिस्तान के इर्द गिर्द को शेप किया जा रहा है। पाकिस्तान आर्मी को एक रोग आर्मी का खिताब देने के लिए एक पूरी मशीनरी जो है बरसर है, जिसमें भारत जो है वो सर है। लेकिन ये चीजें सर सारा इल्जाम भारत पर आप लगा दें और हम सारा इल्जाम आप पर लगा दें। सारी तस्वीर तो साफ है ना, पूरी दुनिया में क्या कहा जा रहा है, इन सब चीजें आपके सामने। एक छोटा सा आखिरी सवाल सर आपसे, जब आपके प्रधानमंत्री ये बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान रोग मुल्क का, जब आपके इंटीरियर होम मिनिस्टर बातें कर रहे थे, तो जो पुराने डेविड पेट्रियास थे सेंटकॉम के चीफ, उन्होंने स्टेट में कह दिया कि जी मैं इतना सा पाकिस्तान के साथ मामला तो रहे हैं, मैंने तो कहीं नहीं देखा कि पाकिस्तान की अफवाज किसी भी इदार को कुछ बनाई की हो अमेरिका के खिलाफ या किसी। चलिए एक छोटे से सवाल का और जवाब दीजिए। की बातें हैं सैमसन साहब, ये पॉलिटिकल रोटरी है, इसका हक़ाइक़ से बहुत देर आपने लगा दी। हाफिज सईद जैसे लोगों को अब आपने नजरबंद करके रखा है और आपने आखिरकार ये माना है कि वो टेररिस्ट है। इसके अलावा और मसूद अजहर है। हमने नहीं माना, ही इज इन प्रोटेक्टिव कस्टडी। उसकी तो ऐसा क्यों करना पड़ा और क्यों आप लोगों की
उसके सर खिलाफ क्यों जो लगातार केसेस आपकी हुए थे, जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के आतंकी करते रहे और हमने हमेशा यही कहा है बरी कि किया। आतंकवाद सिर्फ और भारत के कहने पर हम ये नहीं कह सकते कि वो टेररिस्ट है। तो आपने अपनी जांच के बाद नजरबंद किया है ना सर? हमने प्रोटेक्टिव कस्टडी में उसको किया है कि हो सकता है गुलभूषण यादव का कोई छोड़ा हुआ बंदा पाकिस्तान में सोरिश ना कर पाते। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट कस्टडी। और मसूद अजहर जो दुनिया भर की नजरों में आतंकी है, क्या मसूद अजहर, क्या सवाल किया आपने? मसूद अजहर जो दुनिया भर की नजरों में आतंकी है, आपका चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी आवाज भी सही तरीके से मुझ तक नहीं आ रही, बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के पाकिस्तान और वहां से सैमसन साहब जुड़े, वो भी इस बात को मानने को तैयार नहीं हो रहे, उनकी अपनी सियासी और जाती मजबूरी है। बहरहाल राज कादियान साहब, आपने सुना कि क्या बातें कर रहे थे सैमसन शराफ साहब, चूंकि आवाज सही तरीके से नहीं जा रही थी इसलिए मैंने क्रॉस उस पर बहुत ज्यादा नहीं किया। लेकिन सवाल यह है कि डीजीएमओ की बातचीत भी हो चुकी, उधर से सबूत मांग लिए गए, आखिर हल क्या है? नतीजा तो अब तक सिफर ही है। हुसैन, सबसे पहले तो परमजीत और प्रेम सागर के परिवारों को जो दुख हुआ है, पूरा भारतवर्ष उस दुख में उनके साथ शामिल है और हमारी संवेदनाएं हैं। मैं एक भारतीय के नाते और एक पूर्व सैनिक होने के नाते उनके परिवारों को यकीन दिलाता हूं कि उनकी जो शहादत हुई है, शहादत एक तरफ है, जो बर्बरता उनके बदन के साथ हुई है उसका बदला लिया जाएगा और सेना उसका बदला लेगी। कुछ हद तक तो कल ले चुकी है, आगे और भी लेगी। जब उड़ी में हमला हुआ तो एक किस्म से हमारी सब्र की सीमा पार हो गई थी। उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। 7 महीने बाद फिर पाकिस्तान ने वही हरकत की है, उससे भी बुरी हरकत की है। इससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान ने कोई सबक नहीं सीखा है सर्जिकल स्ट्राइक से। अब हमको और एस्केलेट करना पड़ता है। मेरा मानना है अभी भी हम जवाबी हमले की बात करते हैं, समय आ गया है अभी जवाब नहीं, हमें सवाल पूछने का टाइम आ गया है। क्यों है कि बार बार पाकिस्तान पहले स्ट्राइक करता है फिर हम जवाबी हमला देते हैं? हम इतना बड़ा देश है, पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं। पाकिस्तान 3 लड़ाई करके भी टेस्ट कर चुका है। अब सवाल पूछने का टाइम आ गया है। अब ये मौका पाकिस्तान को मिलना चाहिए। जो अभी हम बात कर रहे हैं, बर्बरता हम नहीं करेंगे, हमारे जहन में नहीं है, लेकिन ठीक है सर, हम पाकिस्तान से इस परफिडी की कीमत वसूल करेंगे और करनी भी चाहिए। और मैं समझता हूं, मेरा मानना है सबसे अच्छा रिस्पांस जो क्विक हो सकता है वो मिलिट्री रिस्पांस है। उसके लिए ज़रूरी नहीं हम सर्जिकल स्ट्राइक को रिपीट करें, एलओसी पार करने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास साधन है कि इस तरह बैठ के भी हम पाकिस्तान को माकूल सज़ा दे सकते हैं। और ये पूरे 750 किलोमीटर की जो एलओसी है, पूरी एलओसी को हीटअप करें और हीटअप रखें जब तक पाकिस्तान फिर 2003 की तरह दोबारा सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट ना करे। वरना पाकिस्तान अभी ऊपर भावी है। हमने उनको फ्री छोड़ा हुआ था, पाकिस्तान आर्मी को। क्यों फ्री छोड़ा हुआ था? सवाल तो सर यही है ना, अंदाजी करते जा क्यों रहे हैं। फ्री हमने छोड़ा हुआ है उनको? क्यों फ्री छोड़ा? यही सबसे बड़ा सवाल है। देश का हर नागरिक ये जानना चाहता है कि आखिर इस तरह के हालात बार बार क्यों बनते हैं। आता हूं कादियान साहब आपके पास भी। भास्कर बालकृष्ण साहब, क्या कूटनीति के सारे रास्ते हमने आजमा लिए हैं कि अब सिर्फ हम फौज के जरिए सबक सिखाएंगे? नहीं, ऐसी नहीं है। दोनों तरफ से हमें कोशिश करना चाहिए। एक तो हम जनरल कादियान से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ जो उन्होंने कहा, और इसका तो जवाब सेना भी देगी। डिप्लोमेसी के जरिए क्या कितना किया अभी हमने हाल के वक्त में? क्योंकि बहुत सारी ऐसा है कि ये पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग कर देना, कितना हम कामयाब हुए? ये जो इंसिडेंट हुआ है ये तो वॉर क्राइम है और इसके तहत हम पाकिस्तान को इंटरनेशनल आइसोलेट कर सकते हैं। उनके खिलाफ ये वॉर क्राइम इंसिडेंट की तरीके से उसको परस्यू कर सकते हैं। दूसरी एस्पेक्ट ये है कि ये जो म्यूटिलेशन ऑफ डेड बॉडीज है ये बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है। ये जो प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अनटू हिम, उसने ही कहा है कि ये डेड बॉडीज, इवन अगर एनिमी भी अपने मुसलमान सैनिक को म्यूटिलेट करे तो भी हम वो नहीं कर सकते हैं। बैटल ऑफ उहूद में प्रॉफेट ने ये कहा था। अब ये जो हुआ है, इस पाकिस्तान जो पोज कर रहा है कि बड़ी इस्लामिक फेथ का डिफेंडर है और गार्डियन है, उसके आदमी जो ये करेंगे तो क्या क्या मतलब हुआ? तो रिस्पेक्ट फॉर इस्लाम तो बिल्कुल ही नहीं है।
और ये जो म्यूटिलेशन ऑफ डेड बॉडीज, ये जो अरेबिया में होता था प्रॉफिट मोहम्मद के पहले टाइम में, जो ट्राइब्स में होता था, तो क्या उस ज़माने को हम फिर से वापस ले आना चाहते हैं पाकिस्तानी? तो ये सोचना चाहिए उनको। और ये जो वॉर क्राइम है, इसको इन्वेस्टिगेट करके हमारी तरफ से पूरी तरह ये तो इन्वेस्टिगेट जज्बाती बातें हैं सर। 99 से लेकर 99, 2000, 2008, 2013, 2016, अभी फिर तो लगातार तो इस तरह की चीजें हो ही रही हैं। ठीक है। बहरहाल मैं आता हूं सर आपके पास। रिटायर्ड ब्रिगेडियर डीएन वर्मा साहब भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। डीएन वर्मा साहब, जरा आसान लफ्जों में हमारे दर्शकों को समझाइए कि जब ये सब कुछ हो गया और डीजीएमओ लेवल की बातचीत हुई और पाकिस्तान ने उसे सिरे से खारिज कर दिया कि सीज फायर वॉलेशन हमने किया, इस बात के आप सबूत दीजिए। जब बातचीत होती होगी, कुछ तो उसके आधार रहते होंगे, कुछ बिनाएं रहती होंगी, हमने आपको फोन कॉल की है हॉटलाइन के जरिए, उसका जरा समझाइए कि आखिर ऐसा पाकिस्तान कैसे कह सकता है कि सबूत दीजिए हमें। पहले तो आपको सिनारियो को समझना है। प्लीज। लाइन ऑफ कंट्रोल या सीज फायर लाइन ये कैसे बनी, और जब ये बनी तो हालात क्या पैदा हुए। देखिए, सीज फायर लाइन तब बनी जब दोनों तरफ से कहीं हमारी फौज ऊंचाई पे थी और दुश्मन नीचाई पे था, कहीं पे दुश्मन ऊंचाई पे था और हम नीचाई पे थे। सीज फायर डिक्लेयर हो गया। लिहाजा इसका असर क्या होता है? असर यह होता है, और उसी तरह से जब लाइन ऑफ कंट्रोल की लाइन खींची तो इस बात का गौर नहीं किया गया कि क्या ये लाइन ऑफ कंट्रोल टैक्टिकली खींची जा रही है। अब जब हम कहते हैं टैक्टिकली खींचना, उसका मतलब ये है कि दोनों तरफ की फौजें ऐसी जमीन पकड़ के एक दूसरे को फेस करें कि आपस में बराबर तोल में बैठे रहें। हुआ ये कि जब ये हालात पैदा हुए तो कहीं हम डिसएडवांटेज में हैं और पाकिस्तान एडवांटेज में है, कहीं पाकिस्तान डिसएडवांटेज में है और हम एडवांटेज में बैठे हुए हैं। तो जहां हम एडवांटेज में बैठे हुए हैं वहां तो वो हिल नहीं पाता है, लेकिन जहां हम दबाव में हैं, निचाई में हैं और वो हमसे ऊपर है, तो वो एक तो इसका फायदा उठाता है। तो ये इलाके जैसे मेंढर हो गया या किरनी गली हो गई, मैंने 3.5 साल बड़े गौर से देखा है लाइन ऑफ कंट्रोल को। ठीक है सर। सियाचिन में हम ऊंचाई पे हैं, वहां भी मैं 2 साल रहा हूं। हम ऊंचाई पे हैं, वो नीचे हैं, तो उनकी गोलाबारी हम पे असर नहीं कर पाती है, हम उनको दबाव पे रखते हैं वहां पे। तो इस तरह के जहां जहां हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल में हम लोग डिसएडवांटेजेस पोजीशन में हैं, वहां पे उनकी बैट एक्शन टीम्स अंदर आ जाती हैं, वहां पे वो इंडक्ट करते हैं और इसमें उनको मदद भी है। देखिए, जब लाइन ऑफ कंट्रोल खींची या जब सीज फायर लाइनें खींची, तब कुछ एक गांव आधे हमारी तरफ थे, कुछ गांव उनकी तरफ चले गए, और ये रिश्तेदारी जो इनके बीच की है, इसको पाकिस्तान एक्सप्लॉइट करता है। धर्म और रिश्ते, इसकी मदद से बैट एक्शन टीम्स को इंटेलिजेंस मिलती है हमारी तरफ से। इस कार्रवाई को हमने रोकना है। अब रोकने के लिए हमें अपने जाल को थोड़ा और मजबूत करना पड़ेगा जहां जहां हम डिसएडवांटेज में हैं। और जहां तक बातचीत है डीजीएमओ पाकिस्तान की, उनका तरीका ही ये होता है कि शुरू में वो कह देते हैं कि नहीं, ये जो आप क्लेम कर रहे हैं ये गलत है। जब हम उनको इस तरह से पकड़ लेते हैं कि उनके ट्रुप्स हमारे नीचे दबे हुए हों, तब वो रियलाइज करते हैं कि नहीं, अब तो मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे या तो जीवित या डेड बॉडीज हमारे फायर के नीचे दबी पड़ी हैं। तब वो मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है साहब, हाँ ये कार्रवाई हुई थी और इसके लिए अब हम फ्लैग मीटिंग कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। लेकिन जहाँ उनका दबदबा ऊंचा होता है वहाँ वो यही कहते हैं कि नहीं साहब, आप लोग गलत बोल रहे हैं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, ये तो इस बात को हमने, पहली बात तो इस माहौल को कैसे ठीक किया जाए। इस माहौल को ठीक करने के लिए हमें जहाँ जहाँ पे भी है मजबूती से अपने आप को पेश करना है। और पाकिस्तान आर्मी एक ही चीज़ समझती है, जहाँ पे हम उनके ऊपर हावी होते रहते हैं वहाँ वो मुलायम बने रहते हैं, सफ़ेद झंडा लेके आ जाते हैं कि साहब हमें भी जीने दीजिए। और जहाँ वो ऊपर होते हैं वहाँ वो हमको पानी तक नहीं लेने देते हैं पानी के सोर्सेस से। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ हम, हमारी तो पॉलिसी है कि हमने लगातार दबाए रखना, हमारी तो पॉलिसी है कि हम जीने देंगे सामने वाले को, लेकिन सामने वाला जीने को तैयार तो हो पहले। सुदेश वर्मा साहब,
सवाल यह है कि राजनीतिक तौर पर इसका कितना हल हम निकाल पा रहे हैं। अभी हम कहां पर खुद को देखते हैं? क्या कूटनीति के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं? देखिए, जब भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की बात होती है तो आपने देखा होगा कि एक सेक्शन है हमारे समाज का जो उठकर खड़ा हो जाता है कि पाकिस्तान से बातचीत करो। ये इंसिडेंट जो बहुत ही कंडेमनेबल है, सारे सिविलाइज्ड नॉर्म्स को वायलेट करता है। इसके दो एस्पेक्ट है। एक तो ये है कि आर्मी है, उसको पता है आर्मी को क्या करना है। आर्मी ने रिटेलिएटरी एक्शन भी लिए और ज़रूरत समझेगी तो आर्मी लेगी। आर्मी को बताने की आवश्यकता नहीं है, जो लेफ्टिनेंट जनरल कादियान भी बता रहे थे। पॉलिटिकल कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो बातचीत का तो सवाल ही नहीं है ना। और बातचीत किस चीज़ पर किया जाए? आपने खुद ही एग्जाम्पल दिया कि वहाँ से इन्वेस्टिगेटर्स आए थे यहाँ पर, हमने अलाउ किया। हमारी कमज़ोरी नहीं थी, हमारी मजबूती थी, हमारी डेमोक्रेसी थी कि प्रूफ के साथ हम बोले कि तो हमारे पास एक्शनेबल इंटेलिजेंस है, प्रूफ से आओ देखो। उसके बाद एक कर्टसी बनता था, उस एक्शनेबल इंटेलिजेंस पर कोई भी जाके पिन पॉइंट कर सकता था किस घर से आया हुआ बच्चा था जो आतंकवादी बन के यहाँ पर आया था। लेकिन पाकिस्तान डिनायल मोड में है। जिसको हम आतंकवादी बोलते हैं उसको वो सुरक्षा देते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। तो ऐसे में जो दो नैरेटिव है इस देश का, तो कैसे एक दोनों से बातचीत हो सकता है? देश का सिर्फ एक नैरेटिव है। जम्मू एंड कश्मीर में कोशिश करते सिर्फ ये चाहता है कि हमारे जवानों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, उसे उसी की जबान में समझाया जाए। देश की यही एक आवाज है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें किसी तरह की आपको कोई परेशानी नहीं है। आप जो कदम उठाना चाहते हैं सब आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल। देखिए, मैं आता हूं सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है। तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटते हैं, फिर उसके बाद प्रणव झा भी मेरे साथ है, कांग्रेस से, उनके पास मैं नहीं जा सका हूं। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। अरे